आरबीएसई जीव विज्ञान कक्षा 12 में अध्याय 3 परागण निषेचन का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने हमारे पहले वीडियो के अंदर परागण, उनके प्रकार, उनका माध्यम, किस प्रकार से पर परागण होता है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया। आज हम निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि निषेचन क्या होता है और किस प्रकार से संपन्न होता है। निषेचन नर और मादा युग्मकों के मध्य संलयन की प्रक्रिया को कहा जाता है। इस क्रिया का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने लिलियम नामक पादपों में किया था। इस प्रक्रिया में क्या होता है? सर्वप्रथम पराग कणों का अंकुरण होगा और पराग नलिका की वृद्धि होगी। तो पहला बिंदु हमारा यही होगा। पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के पश्चात इनका अंकुरण शुरू होता है। वर्तिकाग्र की सतह पर विभिन्न प्रकार के वसा, शर्करा, रेजिन उपस्थित होते हैं, जो पराग कणों के अंकुरण के लिए उन्हें उचित माध्यम प्रदान करेंगे। ये जो वर्तिकाग्र पाई जाती है, इस वर्तिकाग्र पर अनेक पोषक तत्व उपस्थित होंगे, जो आने वाले पराग कण को अंकुरित करने के लिए उचित माध्यम प्रदान करेंगे। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद पराग कण के अंकुरण में लगने वाला जो समय होता है, उसे हम अंकुरण काल कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये पराग कण वर्तिकाग्र की सतह पर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अंकुरित होगा, तो इसमें जो समय लगेगा उसको अंकुरण काल कहा जाता है। अंकुरण के समय जनन छिद्र से अंतःचोल पराग नलिका के रूप में निकलकर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। इसका अर्थ यह है कि ये पराग कण की संरचना होती है, जिसमें बाह्य चोल और अंतःचोल पाए जाते हैं। बाह्य चोल में जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। इस जनन छिद्र से अंतःचोल भेदते हुए इस तरह से पराग नलिका का निर्माण करेंगे, जो कि जनन छिद्र से बाहर की ओर निकलेगी। यह पराग नली वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। पराग नलिका एक पराग कण से एक पराग नली ही निकलती है। ये एक नलिकीय कहलाते हैं। यदि एक से अधिक पराग नली उत्पन्न करते हैं पराग कण, तो उसे बहुनलिकीय कहते हैं। उदाहरण कुकुरबिटेसी और मालवेसी का हो जाएगा। पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर है। जितनी लंबी वर्तिका होगी, उतनी ही लंबी पराग नलिका का निर्माण होगा। ये यहाँ पर चित्र के अंदर अंकुरित पराग कणों को दिखाया गया है, और ये लंबी नलिका जो प्रवेश कर रही है, ये पराग नली है, और इसकी लंबाई जो होती है वर्तिका की लंबाई पर निर्भर कर, जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी ही लंबी पराग नली का निर्माण होगा। पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार से होती है और कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंदर आती है? पराग नलिका की वृद्धि मुख्यतः वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। लिलियम तथा राइबीज में वर्तिका खोखली होती है। इनकी गुहिका श्लेष्म पदार्थों से भरी रहती है, जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करती है। अधिकतर पौधों में वर्तिका बंद या ठोस होती है। इन पौधों में वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित पेक्टिनेज नामक एंजाइम की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ पौधों के अंदर तो ये जो वर्तिका होती है, ये खोखली होती है, और कुछ के अंदर ठोस रूप से उपस्थित होती है। इसके अंदर श्लेष्मा भरा होता है और पेक्टिनेज एंजाइम होता है, जो पराग नली को प्रवेश करने के समय पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा इस वर्तिका के अंदर के जो ऊतक होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है, जिसके वजह से पराग नली का आसानी से वर्तिका में प्रवेश कर जाती है। कुछ पौधों में जैसे ओइनोथेरा, पिटूनिया आदि में पराग नलिका वर्तिका के केंद्रीय भाग की कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतराकोशिक अवकाशों में गुजरती वृद्धि करती है। पराग नलिका की वृद्धि सदैव अंडाशय की ओर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो वर्तिका अंडाशय बीजांड में उपस्थित रसायन वर्तिकारक पराग नलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो अंडाशय वर्तिका है, वह विभिन्न प्रकार के रसायनों का स्राव करती है, जिसकी वजह से पराग नलिका इनकी ओर आकर्षित होती है। यह सदैव वृद्धि करती हुई अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर अग्रसर होती है। नलिका की इस प्रकार की जो वृद्धि होती है, वह एक दिशी और रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है।
रसायनों की वजह से पराग नली वर्तिका की ओर आकर्षित हो रही है, इसलिए इस प्रकार की गति को रसायन अनुवर्ती प्रकार की गति कहा जाता है। पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती है। इस अंडाशय में प्रवेश किया पराग नलिका ने, इसके पश्चात यह बीजांड में प्रवेश करती है। तो बीजांड में प्रवेश जो होता है वो किस प्रकार से कर सकती है? अगला बिंदु हमारा यही होता है कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा अंडाशय में प्रवेश के बाद में। तो अंडाशय जो बीजांड होता है उसमें प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। यह 3 प्रकार यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं इसके अंदर। पहला जो प्रकार होता है वह बीजांड द्वारी प्रवेश होता है, जिसमें पराग नलिका बीजांड द्वार भाग से प्रवेश करती है। बीजांड द्वार भाग से बीजांड में प्रवेश कर रही है, इसीलिए इनका प्रकार जो होता है वो बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाता है। दूसरा जो प्रकार होता है उसमें पराग नलिका निभाग वाले भाग से प्रवेश करती है, इसीलिए इसे निभागी प्रवेश कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार होता है, अध्यावरण को भेदते हुए जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रवेश यहाँ पर उपस्थित हैं। पराग नली बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात ये जो उपस्थित भ्रूण कोश होता है इसमें प्रवेश करता है। भ्रूण कोश में प्रवेश किस प्रकार करता है? तो हमारा अगला बिंदु पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है। पराग नली भ्रूण कोश में निम्न प्रकार से प्रवेश कर सकती है, जिसमें पहला जो प्रकार है उसके अंदर एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के मध्य से कर सकती है। एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के मध्य से पराग नली प्रवेश कर सकती है। दूसरा प्रकार जो होता है उसके अंदर पर भ्रूण कोश की जो भित्ति होती है, ये भ्रूण कोश की जो भित्ति होगी और जो सहायक कोशिका होती है उन दोनों के मध्य से प्रवेश करती है पराग नलिका। तीसरे प्रकार से एक सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका के द्वारा 2 नर युग्मकों को इसमें मुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पराग नलिका के द्वारा 2 नर केंद्रकों को भ्रूण कोश में छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात अगली जो प्रक्रिया होती है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह संपन्न होता है। हमारा अगला जो बिंदु है वह द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन होता है। तो उसका हम अध्ययन करेंगे कि भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात नर युग्मकों की कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। द्विनिषेचन जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिक संलयन जिसे हम ट्रिपल फ्यूज़न कह रहे हैं वो क्या होता है, उससे क्या विषय होता है? तो ये हमारा भ्रूण कोश की कोशिका होती है। भ्रूण कोश की कोशिका में 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका उपस्थित होती है। मध्य में द्वितीय केंद्रक पाया जाता है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं और ऊपरी सिरे पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पराग नलिका जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो पराग नलिका प्रवेश करने के पश्चात 2 नर युग्मकों को भ्रूण कोश में छोड़ देती है। ये 2 नर युग्मक यहाँ क्रिया करते हैं और द्विनिषेचन को संपन्न करते हैं। पहला नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है और अंड कोशिका से संलयन करने के पश्चात यह युग्मनज का निर्माण करता है। तो यह जो निषेचन होता है वह सत्य निषेचन कहलाता है, या इसे प्रथम निषेचन कहा जाता है। दूसरा जो युग्मक होगा नर युग्मक, वह द्वितीय केंद्रक के साथ में संलयन करेगा। द्वितीय केंद्रक के साथ में संलयन करने के पश्चात यह भ्रूण कोश को बनाएगा। यह भ्रूण कोश को बनाएगा। जो पहला निषेचन हुआ था उससे युग्मनज बनता है और यह युग्मनज आगे जाकर भ्रूण का निर्माण करता है। जो ये कोशिका थी उससे भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। तो ये पहला निषेचन है और ये दूसरा निषेचन होता है। दूसरे निषेचन में
जो नर युग्मक होता है वो N कोशिका होती है और जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो 2N कोशिका होती है। N कोशिका और 2N कोशिका के मध्य क्रिया होने से जो भ्रूण कोश बनता है वह 3N कोशिका होती है। क्योंकि इसमें संलयन के बाद में त्रिगुणित कोशिका का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे त्रिक संलयन कहा जाता है। त्रिक संलयन को और जो हमारा प्रथम सत्य निषेचन होता है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से पहला ये त्रिक संलयन जो 3N कोशिका बनी इसे त्रिक संलयन कहा, जो 3N कोशिका होती है, और जो युग्मनज बना इसको प्रथम निषेचन कहा। इन दोनों को शामिल एक साथ इनको दोहरा निषेचन द्विनिषेचन कहा जाता है। पहला भ्रूण कोश में अंड कोशिका और नर युग्मक में संलयन को युग्मक संलयन अथवा सत्य निषेचन प्रथम निषेचन कहा जाएगा और इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है और इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहा जाता है। इसमें 3N केंद्रकों के संलयन से होता है। इसके पश्चात युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन की घटना को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन का अध्ययन सर्वप्रथम नावाश्चियन द्वारा फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में किया गया था। द्विनिषेचन आवृतबीजी पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। एंजियोस्पर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पादप वर्ग में यह नहीं पाया जाता है। इसका अर्थ है कि जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो रही है वह केवल आवृतबीजी पादपों में ही उपस्थित होती है। आवृतबीजी पादपों के अंदर ही यह प्रक्रिया पाई जाती है। इसके पश्चात जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है उसकी क्या महत्व होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्विनिषेचन का महत्व एक नर युग्मक से अंड कोशिका के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज बनता है और यह परिवर्तित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। इससे भ्रूणकोश का परिवर्धन होता है। यह भ्रूणकोश पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूणकोश का परिवर्धन होता है यह विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि भ्रूणकोश में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से द्विनिषेचन का महत्व होता है। यह द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी पादपों के अंदर ही उपस्थित होता है।